डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने द्रव्य विरोधी कोलाइड बनाने की प्रक्षेपण विधियों की बात की थी। उसी क्रम में हमने दो विधियों का अध्ययन किया था और अगली विधि की बात करेंगे। एक किया था यांत्रिक प्रक्षेपण विधि और दूसरा किया था विद्युत प्रक्षेपण विधि। विद्युत प्रक्षेपण विधि का दूसरा नाम भी था ब्रेडिग आर्क विधि, और नाम तो इसका विद्युत प्रक्षेपण विधि है, लेकिन इसमें रियल में प्रक्षेपण भी होता है और संघनन भी होता है, क्योंकि पहले मेटल की आर्क या स्पार्किंग से वेपर बनती है और वो संघनित होकर लिक्विड में सोल्यूबल होती है। आज हम पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन की बात करें। वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेडिंग आर्क विधि भी आती है एग्जाम में, और पेप्टीकरण पेप्टाइजेशन भी आता है। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं पेप्टाइजेशन क्या होता है। तो इस विधि में क्या किया जाता है, कोई भी ताज़ा अवक्षेपित पदार्थ के अवक्षेपों में उपयुक्त विद्युत अपघट्य अभिकर्मकों की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर उनको कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। पेप्टीकरण में क्या होता है, कोई भी ताज़ा अवक्षेपित पदार्थ है, मतलब पहले सॉल्यूशन बना हुआ था और उसका प्रिसिपिटेट बन गया, अवक्षेपित हो गया, तो उसका जो अवक्षेप बना उसमें हम कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं जिससे वो वापस घुल जाता है प्रक्षेपण माध्यम में और कोलाइडी अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, तो यही पेप्टीकरण होता है। एग्जाम्पल के रूप में फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताज़ा अवक्षेप को फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताज़ा अवक्षेप को, मान लो आपने फेरिक हाइड्रोक्साइड का लैब में सॉल्यूशन बनाया और वो अवक्षेपित हो गया। ठीक है, अब उसका जो ताज़ा अवक्षेप बना, उस अवक्षेप में हम क्या करते हैं, फेरिक क्लोराइड मिला देते हैं। फेरिक क्या होता है और फेरस क्या होता है। फेरिक में होता है आयरन Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और फेरस में +2, जिसमें कम होती है ना ऑक्सीजन। जो कई धातुएं ऐसी होती हैं कि दो पास से ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, जैसे 2 3 3 4 2 4 ऐसे। तो उस सिचुएशन में जो कम होता है उसके लिए अस लगाते हैं, और जो ज़्यादा होता है उसके लिए इक लगाते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा प्लम्बस और प्लम्बिक, Pb+2 और Pb+4, 4 वाला इक 2 वाला अस। वैसे ही आयरन में +2 वाला अस फेरस और +3 वाला फेरिक। ठीक है ना। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड की ताज़ा अवक्षेप को फेरिक क्लोराइड के विलयन के साथ हिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडल स्टेज में आ जाता है। तब गहरे लाल भूरे रंग का, ये तो इसके कलर का नाम है, डार्क रेड ब्राउन कलर का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। इसी प्रकार जैसे इसकी बात की, वैसे अपने डेफिनेशन में बताया था कि ताज़ा अवक्षेपित पदार्थ, उसमें कोई ऐसा पदार्थ मिलाते हैं जिससे कोलाइडी विलयन बन जाता है, जिसको पेप्टीकरण बोलते हैं। जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, उसका अवक्षेप है, उसमें हम डाइल्यूट HCl मिला दें, थोड़ी सी मात्रा मिलाएंगे तो वापस कोलाइडी विलयन बन जाएगा। तो ये कोलाइडी विलयन बनाने की पेप्टीकरण विधि है। तो पेप्टीकरण क्या हुआ, किसी ताज़ा अवक्षेपित पदार्थ, ठीक, का उपयुक्त अभिकर्मक द्वारा कोलाइडी कणों के रूप में प्रक्षेपण या कोलाइडी विलयन बनाना पेप्टीकरण कहलाता है। और जो पदार्थ, जो अभिकर्मक, जो रिएजेंट किसी अवक्षेप को पेप्टीकृत करने के काम में लिया जाता है उसको पेप्टीकारक बोलते हैं। यहाँ FeCl3 का डाइल्यूट विलयन पेप्टीकारक है। ऊपर जो हमने बात की थी ना कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताज़ा अवक्षेप है और उसमें अपने फेरिक क्लोराइड मिला के मिक्स कर लिया और कोलाइड बन गया। तो फेरिक क्लोराइड का हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन उसमें मिलाया, मतलब थोड़ी मात्रा में। डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसनट्रेट होते हैं तो उसमें आयरन ज़्यादा होगा, Cl- ज़्यादा होगा, तो थोड़ी मात्रा में मिलाया तो डाइल्यूट विलयन है। तो FeCl3 इसमें क्या है, पेप्टीकारक है। इसी प्रकार आर्सेनियस सल्फाइड, आर्सेनियस मतलब आर्सेनिक का सल्फाइड, आर्सेनियस सल्फाइड AS2S3 का ताज़ा अवक्षेप H2S द्वारा पेप्टीकृत होता है। तो मतलब क्या होता है, यदि आर्सेनियस सल्फाइड जो है AS2S3 का जो ताज़ा अवक्षेप है उसमें यदि हम H2S मिलाते हैं तो उसका कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। तो यहाँ पे H2S क्या होगा, पेप्टीकारक।
वो रीजन बनेगा कोलाइड बनने का, ठीक है। तो पेप्टिक कारक व अवक्षेप में एक आयन उभयनिष्ठ होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कोई भी पेप्टिक कारक होगा वो तभी पेप्टिक कारक के रूप में काम करेगा जब अवक्षेप है उसमें और उस रिएजेंट में पेप्टिक कारक में कोई एक आयन कॉमन हो। ओके, यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो FeOH3 है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप लिया अपने, फेरिक Fe+3 है और OH पे -1 होता है, तो FeOH3, OH का होल थ्राइस, मैं OH3 बोल देता हूँ जनरली, FeOH का होल थ्राइस प्लस Fe3+, ठीक है, ये अवक्षेप है। और इसमें अपन ने इलेक्ट्रोलाइट या पेप्टिक कारक FeCl3 मिलाया, तो FeCl3 विद्युत अपघट है, उसका Fe+3 आयन जो है वो क्या करता है, FeOH3 के साथ जुड़ जाता है, जुड़ने से इसका आकार बढ़ जाता है और कोलाइडल आकार हो जाता है और ये कोलाइडल सोल्वेंट है FeOH3 Fe3+। इसमें 3 पे प्लस चार्ज है, इसका मतलब इसका जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, धनात्मक कोलाइड। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी ना कि धनात्मक और ऋणात्मक अलग अलग कोलाइड होते हैं। चलो हम आगे बात करते हैं। अपन ने 2 टाइप की विधियां अंतर व विरोधी कोलाइड बनाने के लिए बात की थी। एक तो प्रक्षेपण विधियां जिसमें बिखेरा जाता है, तोड़ के लग जाता है, एक सामने प्रक्षेपण विधियों में हमने 3 विधियों की बात की, यांत्रिक प्रक्षेपण, विद्युत प्रक्षेपण जिसको ब्रेडिग आर्क विधि भी कहते हैं, तीसरा क्या किया था अभी जो जस्ट किया था, पेप्टिक कारक। ओके, नाउ वी डिस्कस कंडेंसेशन मेथड्स। संघनन विधियों की हम बात करेंगे। संघनन विधियों में क्या होता है, संघनन विधियों में पदार्थ के छोटे अणु, आपको पता है ये बात तो मैं बता चुका, छोटे अणु या आयन होते हैं, उनको विभिन्न भौतिक या रासायनिक विधियाँ, कोई भी फिजिकल और केमिकल मेथड के द्वारा अपन संयुक्त कराकर एक साथ जोड़कर कोलाइडी आकार के कण बनाएंगे, तभी तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। तो कोलाइडी आकार के कण बनाते हैं। मुख्यतः संघनन विधियाँ निम्न हैं, जिनमें से नंबर 1 है तत्व की वाष्प को द्रव में प्रवाहित करके, जैसा हमने ब्रेडिंग आर्क में किया था उसी टाइप से होगा, लेकिन उसमें अपने पहले प्रक्षेपण भी किया था। यहाँ पे कहता है तत्व की वाष्प को, एलिमेंट जानते हो ना, एक ही प्रकार के परमाणुओं को तत्व कहते हैं। जैसे गोल्ड है तो गोल्ड एक तत्व है, हीलियम है तो एक तत्व है। कुछ तत्व ऐसे हैं तो अपन क्या कहते हैं, तत्व की वाष्प को द्रव में प्रवाहित कर। कुछ तत्व ऐसे हैं यदि उनकी वाष्प को किसी विलायक में प्रवाहित कर दिया जाए, यदि उनकी वाष्प को किसी सोलवेंट में या माध्यम में प्रवाहित कर दिया जाए तो संघनन द्वारा उनके कोलाइडी विलयन बन जाते हैं। पारे और गंधक के शोध। पारा Hg मरकरी धातु है, लेकिन लिक्विड स्टेट में पाई जाती है ना। उसकी वेपर को यदि हम कोई मीडियम विलायक है उसके अंदर भेजते हैं तो वहाँ उसके कुछ अणु आपस में, कुछ परमाणु आपस में जुड़ते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाता है। ऐसे ही गंधक है, अभी अपने बात की सल्फर ऐड की, तो उसके भी जो है अणु आपस में जुड़ जाते हैं और सोल बना लेते हैं। एस ऐड लिखेंगे तो अणु बात करेंगे, और सिर्फ सल्फर की बात करेंगे तो अपन एस लिखेंगे तो अपन कहेंगे परमाणु, ठीक है। अत्यंत शीतलन से, एक तो क्या किया, तत्व की वाष्प को द्रव में प्रवाहित कर संघनन हो गया, दूसरा भी ठंडा करते तो भी संघनन होता है। तो अत्यंत शीतलन से बर्फ का कार्बनिक विलायक पेंटेन या क्लोरोफॉर्म में कोलाइडी विलयन अत्यंत ठंडा करने पर बनाया जाता है। बर्फ है, आइस है, उसका कोई भी कार्बनिक विलायक जैसे पेंटेन है, पेंटेन में एल्केन 5 कार्बन वाला, या क्लोरोफॉर्म CHCl3, उनको बर्फ में मिला के यदि अपन उनको कोलाइडी विलयन बनाना है तो अपन क्या करेंगे, अत्यंत ठंडा करेंगे, तो बर्फ तो ठंडे में ही रहेगी ना, तो अत्यंत शीतलन से भी हम कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। तीसरा है विलायक का परिवर्तन करके, तीसरा क्या है, विलायक का परिवर्तन करके, यदि कोई विलायक है उसको चेंज करके भी हम सॉल्यूशन बना सकते हैं। ऐसे पदार्थों के सोल बनाए जाते हैं जो जल में अभिलय होते हैं,
कुछ ऐसे होते हैं जिनका आसानी से जल में नहीं बनाया जा सकता कोलाइडल सॉल्यूशन, तो अपन क्या करते हैं एल्कोहल में बना देते हैं। जो कार्बनिक पदार्थ हैं जनरली एल्कोहल में डिजोल्व होते हैं, जैसे गंधक, फास्फोरस आदि। इन पदार्थों के एल्कोहलिक विलयन को जल में डालने पर सोल प्राप्त होते हैं। क्या किया कि गंधक और फास्फोरस है, इनके एल्कोहलिक सॉल्यूशन को दूसरे विलायक में अपन ने क्या किया, विलयन बना लिया, गंधक और फास्फोरस एल्कोहल में डिजोल्व कर लिया। अब एल्कोहल में डिजोल्व करके उसको यदि हम वाटर में डालते हैं तो इनके एल्कोहलिक विलयन को वाटर में डालते ही उसमें सोल बन जाता है। तो ये विलायक परिवर्तन करके कर सकते हैं। चौथा है ऑक्सीकरण। हम ऑक्सीकरण के द्वारा कर सकते हैं। कैसे? सल्फर, आयोडीन आदि के कोलाइडी विलयन, इनके विलयन के ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। सल्फर का है, आयोडीन का है, अपन भी ऊपर और भी मेथड है, सबके लिए अलग अलग मेथड यूज करते हैं। मान लो सल्फर का है, तो ये कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड के विलयन में H2S प्रयोग करने पर सल्फर का सोल प्राप्त होता है। H2S जो है उसको सल्फर डाइऑक्साइड में मिलाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब इसमें H2S एंड SO2 ने रिएक्ट किया और 2H2 मॉलिक्यूल बन गए और 3S सल्फर, और ये सल्फर का सोल बन गया। ओके, अब वेरी इंटरेस्टिंग, ये चीज़ आपने देखी है लेकिन आपको पता नहीं है कि गुणात्मक विश्लेषण, क्वालिटेटिव एनालिसिस, रेडिकल टेस्ट करते हैं, वहाँ पे प्राय गंधक का कोलाइडी विलयन बन जाता है। कब? सल्फर का, जब हम प्रथम समूह के निष्पन्न को, फिल्ट्रेट को, द्वितीय समूह के अवक्षेप के लिए H2S प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं हम? रेडिकल टेस्ट करते हैं। तो उसमें जैसे फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप है तो उनका क्रम से चलता है। तो जैसे पहले का टेस्ट कर लिया तो उसका जो है प्रिसिपिटेट बना, उसको अलग कर लिया, और जो फिल्ट्रेट बचा उसमें दूसरे समूह का टेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप जो होता है उसका जो, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, एक दिन वीडियो में भी बनाऊंगा इस पर। तो फर्स्ट ग्रुप जो है उसका जो फिल्ट्रेट होता है, निष्पन्न का मतलब फिल्ट्रेट, जैसे हमने कुछ अवक्षेप बना और उसको छाना तो ऊपर बचता वो तो अवक्षेप होगा, रेजिड्यू, और नीचे जो पानी के रूप में आया वो होता है फिल्ट्रेट। उस फिल्ट्रेट में द्वितीय समूह के लिए हम H2S प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो वो प्रोवाइड करते हैं। तो यदि मिश्रण में ऑक्सीकारक फेरिक आयन तथा क्रोमेट आयन उपस्थित हो, यदि उस मिश्रण में, उस सॉल्यूशन में यदि फेरिक आयन है, Fe+3 आयन है, क्योंकि Fe+ आयन थर्ड ग्रुप में आता है, ये भी हो सकता है, एंड क्रोमेट CrO4 2- आयन है, यदि ये कोई दोनों आयन में से है, ये ऑक्सीकारक उपस्थित हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कोलाइड बन जाता है। इस प्रकार ऑक्सीकारक के तनु विलयन में H2S प्रयोग करने में गंधक का सोल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे H2S प्लस Br2 है तो 2HBr प्लस H गंधक सोल आ गया, ठीक है ना। ब्रोमीन के साथ यदि रिएक्शन होती है तो 2HBr बन जाता है और गंधक का सोल बन जाता है। सल्फर, गंधक मतलब सल्फर। HI के HiO3 से ऑक्सीजन से आयोडीन सोल प्राप्त होता है। HI और HiO3 का आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें H2O बन जाता है और आयोडीन जो बनती है वो सोल के रूप में प्राप्त होती है। अब ऊपर हमने ऑक्सीकरण की बात की, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्याग के बनाए जाते हैं, अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके बनाए जाते हैं, ठीक है। अब यदि अपचयन की बात करें तो इसमें लेड, सिल्वर, लेड मतलब Pb, सिल्वर Ag आदि के सोल इनके लवणों के अपचयन से प्राप्त, इनके सोल्ट होते हैं, उनका अपचयन किया जाता है। अपचयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ग्रहण किए जाते हैं इसका मतलब क्या होता है, मेटल होती है, मेटल पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो वो न्यूट्रल में आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है AuCl3, ऑरिक क्लोराइड, ठीक है, गोल्ड का क्लोराइड है, ऑरिक क्लोराइड, +3 है इसमें, Au की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस SnCl2, ठीक है, इसमें Sn की +2 है, ठीक है। ये आपस में रिएक्शन करते हैं, दोनों को मिलाते हैं तो 2Au बन गया, तो ये फ्री हो गया ना, Au अकेला आ रहा है यहाँ पे, तो ये सोल बन गया इसका, और SnCl4 बन गया। यहाँ पे देखिए Sn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे Sn+4 में है, जो बनता है उसके अकॉर्डिंग नाम देते हैं। तो यहाँ +2 से +4 बना, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और निकल गए, तो इसमें तो ऑक्सीडेशन हुआ इसका। सोल किसका बना, सोल गोल्ड का बना, गोल्ड Au+3 था और यहाँ पे Au होगा, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इसका मतलब इसका अपचयन हुआ, तो इस विधि का नाम आपने अपचयन विधि दे दिया, ठीक है ना। जिसका सोल बनता है तो उसका जो आयन होता है उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन। ऊपर वाले में हमने ऑक्सीकरण नाम दिया था क्योंकि उसका ऑक्सीकरण हो रहा था, और यहाँ पे अपचयन हो रहा है,
AgCl प्लस टैनिक अम्ल है, AgCl प्लस टैनिक अम्ल इसमें मिलाते हैं तो Ag का सोल बन जाता है। तो Ag+1 में है, यहाँ Ag आ गया सोल, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, मतलब इसका भी रिडक्शन हुआ, अपचयन हुआ, इसलिए इसका भी रिडक्शन मेथड हो गया Ag सोल। 6th मेथड इसमें है जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस। कम धन विद्युतीय धातु, जिनकी धन विद्युतता कम होती है धातु, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, टिन है, ठीक है, ज़्यादा धन विद्युतीय प्रवृत्ति नहीं होती है, उन आदि धातुओं के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, उनके सोल, उनके लवणों की जल अपघटन द्वारा भी बनाए जा सकते हैं। अलग अलग मेथड है, जैसे फेरिक क्लोराइड के डाइल्यूट सॉल्यूशन 30% को उबालने से फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल प्राप्त हो जाता है। FeCl3 के डाइल्यूट सॉल्यूशन को अपन वाटर के साथ बॉईल करें तो क्या होता है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाता है रेड कलर का, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है वो सोल होता है, सोल बन गया। उभय अपघटन, डबल डिकम्पोजिशन, डबल डिकम्पोजिशन का मतलब दो पदार्थ लिए, दोनों का डिकम्पोजिशन, ठीक है। इस तरह की अभिक्रिया में अविलेय लवण के कोलाइडिक विलयन बनाने के काम, जो लवण आसानी से सोल्यूबल नहीं होते हैं उनके कोलाइडिक विलयन बनाने के लिए काम में लिए जाते हैं। जैसे आर्सेनिक सल्फाइड है, वो इजीली सोल्यूबल नहीं होता है किसी में, वाटर में, तो आर्सेनिक सल्फाइड है, या आर्सेनिक सल्फाइड जो है AS2S3, जिसकी अपन ने ऊपर भी बात की थी, सोल को आर्सेनिक ऑक्साइड के ठंडे विलयन में H2S गैस प्रोवाइड करके बनाया जा सकता है। आर्सेनिक ऑक्साइड है, यहाँ पे इसका भी डिकम्पोजिशन हो गया, इसका भी हो गया, लेकिन यहाँ ऑक्सीकरण अपचयन नहीं हुआ, डिकम्पोजिशन हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन में -2 होती है, तो 3 दूनी 6 माइनस, और ये 2 हैं तो 1 के +3 होगा, AS+3 है। यहाँ पे देखिए सल्फर के -2 होता है, 3 के -6, 1 S से +3, AS यहाँ भी +3 में है, यहाँ भी +3 में है। इसमें सल्फर है वो यहाँ -2 में है, यहाँ भी -2 में है। इट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीकरण अपचयन नहीं हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, डबल डिकम्पोजिशन, हमने ऑक्सीकरण अपचयन यहाँ नहीं दिया है। तो दो पदार्थ थे, उन दोनों का डबल डिकम्पोजिशन था, जिससे नया पदार्थ AS2S3 बना और सोल बन गया। वैसी कंडीशन इसमें है, डबल डिकम्पोजिशन। मर्क्यूरिक साइनाइड HgCN2 CN का होल 2S प्लस H2S, HgS बन गया और 2SCN बन गया। यहाँ भी Hg +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ भी +2 में, यहाँ भी ऑक्सीजन अपचयन नहीं हुआ, केवल एक आयन दूसरे के साथ जाके चेंज हुआ, आयन एक्सचेंज हुआ है, इसी को उभय अपघटन बोलते हैं। AgNO3 NaBr है, इनको लिया तो AgBr बन गया और NaNO3, यहाँ भी चेंज नहीं हुआ, तो उभय अपघटन है। Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट प्लस 2HCl, तो इससे क्या हुआ, H2SiO3, इसमें भी नहीं चेंज हुआ, H2SiO3 सिलिसिक एसिड का सोल, H2SiO3 को सिलिसिक बोलते हैं। कई बार पूछा जाता है कि सिलिसिक एसिड क्या होता है, आपको नहीं आता है, तो H2SiO3 को सिलिसिक एसिड बोलते हैं और इसका सोल बन जाता है और 2NaCl पैदा हो जाता है। ओके, ये बनाने की विधियाँ हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके।